क्या होता है जब बंदूक से गोली निकलती है और किसी अपराधी के कलेजे को छलनी कर देती है? क्या होता है जब एक खाकी अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के लिए खतरा बने लोगों को एक झटके में ढेर कर देती है? नमस्कार, मैं हूं मनीषा सिंह। न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी स्पेशल सीरीज एनकाउंटर में आपका स्वागत है। एनकाउंटर में हम बात उन जाबाज अफसरों की करेंगे जिन्होंने अपराध और अपराधियों के सफाई के लिए कई बदमाशों को ढेर कर दिया। इस सीरीज में आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीनियर आईपीएस और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी हैं, जिनके नाम से डकैत कांपते थे और हाल ही में जिन्होंने टीईटी के पेपर लीक के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अमिताभ जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार और धन्यवाद। अमिताभ जी, ऐसा कहा जाता है कि आप जहां जाते हैं अपराधियों को ठोक देते हैं। खैर, ठोकने से याद आया कि ठोकिया नामक एक डाकू को भी आपने ठोका था। क्या था वो ऑपरेशन? ठोकिया बुंदेलखंड का एक बहुत ही दुर्दांत अपराधी था। उसका गैंग का स्ट्रेंथ लगभग 40 लोगों का था और सभी बहुत ही अच्छे वेपन्स के साथ आर्म्ड थे। ठोकिया की खासियत ये थी कि वो पुलिस पर काउंटर अटैक करता था जी। एसटीएफ ने कई बार उसके ठिकानों पर छापे मारे और एक आध बार जब भी उसको मौका मिला उसने पुलिस पर काउंटर अटैक किया। ये काउंटर अटैक करना आर्मी की विशेषता है। यहाँ तक कि जो टेररिस्ट हैं जम्मू एंड कश्मीर के, वो भी काउंटर अटैक नहीं करते जी। इस गैंग ने हमारे 6 साथियों को शहीद कर दिया था। हमारे बेस्ट कमांडोज और एक ड्राइवर, उनको एम्बुश करके शहीद कर दिया था। हमारी पूरी टीम ने मंदिर में जाकर कसम खाई थी कि जब तक इसको हम कानून के दायरे में नहीं लाएंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। इसलिए ये ऑपरेशन बहुत ही खास था हम लोगों के लिए। अपने साथी जो मारे गए थे उनकी याद में हमें ये ऑपरेशन पूरा करना था। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि आप आईपीएस ऑफिसर बने और कैसा रहा आपका ये सफर? मेरे फादर भी बिहार के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे और पुलिस में आना तो मोरलेस एक चांस था। जब सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दिया तो हमारी रैंक कुछ ऐसी ही थी कि मुझे पुलिस सर्विसेज मिले। कैसा लगता है आपको जब आपको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है? एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहना ये टर्म उचित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन में हर प्रकार के अलग अलग स्पेशलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई अपराधी बेकाबू हो जाता है तो फिर आपके जहन में सिर्फ एनकाउंटर ही क्यों ख्याल आता है? अपराधी बेकाबू इसलिए हो जाता है क्योंकि वो कानून के दायरे से ऊपर उठ जाता है। या तो उसने अपना ऐसा फायर पावर इकट्ठा कर लिया होता है कि पुलिस उसके आसपास जाने से डरती है। ददुआ, ठोकिया जैसे जो गैंग्स थे, ये जिन इलाकों में रहा करते थे उसके 20 किलोमीटर के दायरे में पुलिस नहीं जाती थी। स्थानीय पुलिस जाने से कतराती थी और इस कारण से इनके खिलाफ ऑपरेशंस बड़े मुश्किल थे। हम सभी ने अत्यंत दुर्दांत और कुख्यात डकैत शिव कुमार पटेल उर्फ ददुआ के बारे में तो जरूर सुना होगा। चंबल का आखिरी डाकू जिसको आपने मार गिराया। कब और कैसे, आपकी जुबानी सुनते हैं। शिव कुमार के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये पाठा क्षेत्र का डकैत था। जो बुंदेलखंड इलाका है उत्तर प्रदेश का, उसमें 2 डिस्टिंक्ट इलाके हैं। चंबल का इलाका अलग है, जो जहाँ रेवाइंस है, रेवाइनस एरिया है जी। और चित्रकूट में पठारी इलाका है जी। इन पठारी इलाकों में थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं। इनको पेनिट्रेट करना, इनमें अंदर जाना बड़ा मुश्किल काम है जी। इन इलाकों में ऑपरेशंस चला करके इन इलाकों में पूरा मुखबिरों का, सर्वेलेंस का जाल बिछा करके इस ऑपरेशन को किया गया। जी। ददुआ उन बड़े बदमाशों में खास करके जो पाठा इलाका है वहाँ के
का पहला बड़ा अपराधी था जो मारा गया। जी। और ददुआ वहाँ का सबसे बड़ा, सबसे इन्फ्लुएंशियल अपराधी भी था। उसका उस क्षेत्र पर एक तरह से राज था। ये बताया जाता है कि उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इसके इशारे पर चुने जाते थे। हम लोगों के पास ऐसे कई सबूत थे जो इसकी ओर इशारा करते थे। करीब 32 साल तक चंबल की बीहड़ में ददुआ को ढूंढा गया पर मिला नहीं। आपने किन किन चैलेंजेस का सामना किया और कैसे ढूंढा उसे? और ददुआ को ढूंढने के लिए करीब 100 करोड़ के आसपास उत्तर प्रदेश सरकार ने लागत लगाई थी, फिर भी वो पकड़ा नहीं गया। आखिर उसे ढूंढना इतना कठिन क्यों था? उस इलाके में जी, सब कुछ यही डकैत गैंग डिटरमिन करता था। सामाजिक परिस्थितियां उसके कंट्रोल में थी, पॉलिटिकल सिस्टम उसके कंट्रोल में था, पुलिस का तंत्र उस क्षेत्र में घुसने से कतराता था। जी, पूरे डेवलपमेंट के कार्य और वेलफेयर का कार्य जो सरकार करती है वो इसी गैंग से संबंधित ठेकेदार किया करते थे। जी, जी। अन्यथा उस क्षेत्र में घुसने की क्षमता नहीं थी। और ये कोई छोटे मोटे इलाके नहीं, बड़े बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में, जिसमें एमपी और यूपी का काफ़ी बड़ा क्षेत्र आता था, वहाँ इस प्रकार का प्रभाव था। कोई ऐसा वाकया आप बता सकते हैं जो आप भुला ही नहीं भूल पाते? पहली बार जब मैं अपनी टीम को जंगल में लेकर गया जी, तो जो जंगल में घुसने का समय होता था वो सूरज की पहली रोशनी निकलने के पहले ही होता था। यानी हम जंगल में घुस जाते थे तो किसी को ये जानकारी नहीं होनी चाहिए थी कि हमारी टीम जंगल में है, अन्यथा वी वुड हैव बिकम सिटिंग डक्स जी, जी। फॉर डेकॉइट्स। तो जब हम जंगल में घुसे और उस इलाके में गर्मी शुरू हुई तो हमारा 2 घंटे के अंदर ही हमारे पास जितना ही पानी था वो समाप्त हो गया। जी। और चूंकि भीषण गर्मी थी, बहुत ही जल्दी ऐसी स्थिति आ गई कि आगे एक भी कदम चलना मुश्किल हो गया। हम उस इलाके में थे जहां हमें जानकारी थी कि डकैत गैंग मौजूद है, और इसके बावजूद हमें गैंग के खिलाफ ऑपरेशन छोड़ करके पानी की तलाश करनी पड़ी। बड़ी मुश्किल से 1 बजे के आसपास पानी मिला, लेकिन उस पानी में भैंसें नहा रही थी। मेरे सारी टीम मेंबर्स ने पानी पिया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद फिर जंगल से बाहर का रुख इस टीम ने किया और जंगल के बाहर आकर के अपनी गाड़ियों को बुला करके हम वापस अपने कैंप लौट आए। विकास दुबे का एनकाउंटर भी शायद आपकी टीम ने ही किया था। कैसे किया उसका एनकाउंटर, जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। विकास दुबे की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें तो उसके जैसा वहशी अपराधी मिलना मुश्किल है। उसने थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त मंत्री को जी मार डाला जी, और थाने के पुलिस कर्मियों के गवाह होने के बावजूद, जी, थाने मौजूद गवाह होने के बावजूद वो कोर्ट से बरी हो गया। जी। इसके अलावा कई और ऐसे केसेस आए जिसमें उसके खिलाफ या तो लोगों ने गवाही नहीं दी या गवाही हो ही नहीं पाई और वो बरी होता चला गया। इससे उसका मन बहुत बढ़ गया था। वो बहुत होशियार भी था, उसको मालूम था कि कब शांत रहना है और कब उत्पात मचाना है, लेकिन इस बार वो गलती कर गया। जी, जी। जब उसने इस पुलिस टीम पर फायर किया जी, तो जो हम लोगों ने वहाँ से परिस्थितियों के बारे में पता किया तो ये जानकारी हुई कि वो बिल्कुल वहशियाने मूड में आ गया था और उसने पुलिस को पर फायर करके इतने सारे पुलिसकर्मियों को मार गिराया। जी। जो डिप्टी एसपी मिश्रा जी मारे गए थे जी, उनकी हत्या बड़े ही नृशंस तरीके से की गई थी। उनको एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज में उनके सिर पर 30 स्प्रिंगफील्ड राइफल से गोली मारी गई थी। जी। उनका ब्रेन जो है वो आसपास के दीवार पर स्प्लटर्ड था और इस प्रकार से घायल होने के बाद कोई भी व्यक्ति जमीन पर गिरने के पहले मर चुका होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जी। लेकिन इसके बाद भी उसने डिप्टी एसपी साहब के दोनों पैर काट डाले।
इसके अलावा जो सिपाही मारे गए थे उनको खींच करके वो एक खास जगह पे ले आया था और वहाँ उनकी बॉडी में आग लगाने जा रहा था, उनकी बॉडी में पुआल आदि डाल के आग लगाना जा रहा था जी। तो जिस तरह का वो दृश्य था उसको देख करके किसी पुलिसकर्मी का खून न खौले या किसी भी व्यक्ति का खून न खौले, ये बड़ा मुश्किल है। जी जी। और ये अपराधी कितना डेस्परेट है इसका भी अंदाजा हम लोगों को हो गया जी। और यही रीज़न था कि इसके गैंग के लोग जहाँ भी पकड़े गए, उन्होंने पकड़े जाने के बावजूद शायद वो जानते थे कि इस बार वो नहीं बच पाएंगे या उनको फांसी हो जाएगी। सभी ने पुलिस से भागने की कोशिश की या फिर पुलिस पर फायर खोल दिया। ये विकास दुबे के मारे जाने के बाद ही ये सिलसिला समाप्त हुआ, क्योंकि उसके बाद ये मैसेज बड़ा क्लियर चला गया जी कि पुलिस अब वेल प्रिपेयर्ड है और कोई भी नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करेगी और जब भी पुलिस अब दबिश देगी तो अपनी गलतियों से पुलिस सीख चुकी है, वो उनके चक्रव्यूह में नहीं फंसेगी। जी अमिताभ जी, एनकाउंटर तो हो गया लेकिन उसके बाद एसटीएफ पर सवाल भी बहुत उठे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये प्री प्लान्ड एनकाउंटर था। कहना तो बड़ा आसान है, ये सभी एनकाउंटर्स में इस तरह की बात कही जाती है। जब ददुआ का एनकाउंटर हुआ था तो भी इस तरह की बातें कही गई थी। ठोकिया का एनकाउंटर हुआ था तो मुझे NHRC में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाकर के 1 घंटे वहाँ के सीनियर मेंबर्स को समझाना पड़ा था कि ये एनकाउंटर कैसे हुआ। लेकिन जितने भी सवाल उठाए गए उन सभी का हम लोगों ने जवाब दिया जी। और जुडिशियल कमीशन भी बैठा, विवेचना भी हुई और सभी में STF की या डिस्ट्रिक्ट पुलिस की बात को सही माना गया। जी, चाहे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मुद्दा हो या फिर क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज का मुद्दा हो या बात हम उन बड़े अपराधियों की करें जिनको अंतर्राष्ट्रीय मदद भी मिलती है, इन सब चुनौतियों से लड़ने के लिए STF क्या कर रहा है? STF ने इन सब प्रकार के अपराधियों से लड़ने के लिए अपनी रणनीति बनाई है। जो भी हमारे सीमित संसाधन है जी। जो हमारे संसाधन बहुत ही सीमित हैं, हमारी संख्या बल भी बहुत सीमित है और इसके बावजूद इन सब के खिलाफ लड़ने की हम लोगों ने रणनीति बनाई है। चाहे वो गन रनिंग हो, ड्रग्स के रैकेट हो, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग ऑफ फेक करेंसी हो, सभी पर हम काम करते हैं। इसके अलावा जो यहाँ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स का नेटवर्क है उनके खिलाफ भी हम लोग लगातार अपनी रणनीति बनाकर काम कर रहे होते हैं। उनके काम करने के तरीके को समझना सबसे इम्पोर्टेंट काम। यकीनन आपकी टीम भी लाजवाब रही होगी जो सटीक मौका और दस्तूर दोनों ही ढूंढ लेते थे। ददुआ के बारे में हमें मालूम था कि हमारे पास जो इन्फॉर्मर है जी। हम जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं उस समय हम लोगों ने पहली बार GPS का इस्तेमाल किया था, जो कभी भी उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशंस में इस्तेमाल नहीं हुआ था। GPS ट्रैकर मैंने स्वयं अपने एक मित्र से US से मंगवाया था, ये इंडिया में उपलब्ध नहीं था जी। इसके अलावा जिस प्रकार के वेपनरी का हमने इस्तेमाल किया उसका इस्तेमाल पुलिस नॉर्मली नहीं करती है, उसके बारे में मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहूँगा। इनफैक्ट टीम मेंबर्स के फैमिली मेंबर्स बहुत सपोर्टिव थे, अन्यथा उन क्षेत्रों में ऑपरेशंस करना संभव ही नहीं था अगर फैमिली मेंबर्स हमारे टीम मेंबर्स के सपोर्टिव नहीं होते। जी जी। अमिताभ जी, सुदूर पहाड़ों में आप लोगों ने 24 घंटे का एम्ब्यूश लगाया था। पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये एम्ब्यूश होता क्या है और उन आखिरी 8 घंटों की आप बात करें, संघर्ष जानना चाहेंगे कि जब ददुआ को मारने के लिए आपकी टीम पहुंची थी। ये एक टैक्टिकल ऑपरेशन है। हाँ जी। जिस इलाके में बदमाशों के आने की संभावना थी और ये एक छोटा पटेल गैंग था जो ददुआ के गैंग का ही हिस्सा था जी। इसके मूवमेंट की सूचना हमें प्राप्त हुई थी। जिस इलाके में इसे आना था वहाँ पहाड़ी में STF ने अपने इन्फॉर्मर्स के साथ एम्बुश लगाया। ये एम्बुश
खिंचता चला गया, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि 5-6 घंटे में हमें सफलता मिल जाएगी। उसी तैयारी के साथ एसटीएफ की टीम गई थी। जी। उससे ज़्यादा लंबा एम्बुश लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि फिर जो पुलिसकर्मी उस काम के लिए लगे हुए हैं उन्हें पानी, भोजन इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कॉल ऑफ नेचर भी उसका एक पार्ट है, और इन सब को रेजिस्ट करके, अपने शारीरिक कष्टों को रेजिस्ट करके जी। लगातार छुपी हुई अवस्था में रहना पड़ता है और सांस रोक करके अपने दुश्मन का आने का इंतज़ार करना पड़ता है। जी। तो 24 घंटे का एम्बुश लगाना टैक्टिकली बड़ा ही डिफ़िकल्ट काम है, और ये एम्बुश सफल हुआ। ये और इससे हम लोगों ने 4 अपराधियों को मार गिराया था जो छोटा पटेल गैंग के थे। अमिताभ जी, अब अगर जालौन की बात करें, जब आप वहाँ पे एसपी थे, आपने उस वक्त के कुख्यात डकैत निर्भय गुर्जर के गैंग का भी सफाया किया था। किन किन मुशक्कतों का आपको सामना करना पड़ गया? जालौन की पोस्टिंग में मैंने पहली बार एंटी डकैती ऑपरेशंस सीखना शुरू किया। जी। ये ऑपरेशंस, जैसा मैंने बताया कि इलाके दुर्गम हैं, और इसमें उस समय न तो कम्युनिकेशन की कवरेज थी, न पुलिस के वायरलेस सेट्स काम करते थे, और न ही रोड्स थे। तो इन इलाकों में, इन दुर्गम इलाकों में पैदल ही चलकर जाना पड़ता था। डकैत गैंग्स का एडवांटेज था कि उन्हें इलाके की पूरी जानकारी थी। उनके संतरी टैक्टिकली साउंड लोकेशंस पर बैठ करके पुलिस के पर वॉच रखा करते थे। चूँकि गैंग्स भी बड़े बड़े थे, इनकी गैंग्स में 30 से 40 मेंबर्स हुआ करते थे। इनके पास अच्छे वेपन्स थे, जैसे लाइट मशीन गन्स, AK-47 जैसे हथियार थे, अर्ध स्वचालित राइफलें थी। इसलिए पुलिस को बहुत बड़ी संख्या में जंगल में जाना पड़ता था। बीते दिनों आपकी टीम ने चित्रकूट के एक जंगल में भी ताबड़तोड़ फायरिंग की और कुख्यात गौरी यादव को भी मार गिराया। किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा इस ऑपरेशन में? गौरी यादव लास्ट सर्वाइविंग डकैत था चित्रकूट का इस समय। जी। गौरी यादव ने को चूंकि एसटीएफ के काफ़ी समय से उस क्षेत्र में ऑपरेशंस चलते रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि जब भी एक ऑपरेशन सफल होता था तो सबसे पहले डकैत गैंग उन ऑपरेशन से सीखते थे और अपनी टैक्टिक्स में परिवर्तन करते थे। जी। तो पहले इतने सारे ऑपरेशंस एसटीएफ कर चुकी थी, गौरी यादव को लगभग उन सभी ऑपरेशंस के बारे में आइडिया था और वो एसटीएफ की टैक्टिक्स को जानता था। जी। एसटीएफ के खिलाफ वो वकीलों का भी इस्तेमाल करता था। जब भी एसटीएफ का कोई ऑपरेशन सफल होता था तो एसटीएफ के खिलाफ लीगल एक्शन की भी तैयारी करता था, और इसके बहुत सारे प्रमाण भी एसटीएफ के पास हैं। जी। लेकिन एसटीएफ ने इन प्रमाणों को कभी किसी से साझा नहीं किया। जी। उसके पास अच्छी फायर पावर भी थी। उसके पास जब वो मारा गया तो 2 AK-47 राइफलें बरामद हुई, जिसमें एक तो प्रॉपर AK-47 था, एक AK-47 का पुराना मॉडल था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय रशियन आर्मी यूज़ करती थी, और ये भी बड़ा ही सशक्त राइफल है, सेमी ऑटोमेटिक। अमिताभ जी, अपराधियों के पास सोफेस्टिकेटेड हथियार सप्लाई की जाती हैं और जिससे हमारे प्रशासन और सुरक्षाकर्मी वंचित रहते हैं। इनकी कार्ट्रिज भी बहुत सप्लाई की जाती है। इन सब को रोकने के लिए एसटीएफ क्या कर रहा है? एसटीएफ ने गन रनिंग गैंग्स पर काफ़ी कार्रवाई की है, काफ़ी भारी संख्या में गन रनिंग गैंग्स को पकड़ा है। जी। अमिताभ जी, हमारा आखिरी सवाल है कि हमने देखा है कि अपराधियों को खास करके यूपी के जो हिस्ट्री शीटर्स हैं उनके ऊपर बहुत सारे वेब सीरीज बनते हैं। रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना ताल्लुकात है? ये स्टोरीज के रूप में बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि जो चीज़ें 10 साल में हुई रहती हैं उसको आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे में कंप्रेस कर देते हैं। कोई अपराधी कैसे अपराधी बना, क्या कहाँ से उसको क्या फैसिलिटीज़ मिली, क्या कारण थे, इसके अलावा इस पर उसके खिलाफ ऑपरेशंस कैसे चलाए गए, तो जो ऑपरेशंस 3 साल 4 साल तक चलाए गए उसमें क्या
दुर्गम परिस्थितियां रहीं, क्या मुश्किलातें रहीं, वो 3 घंटे में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। राजनीतिक दखल की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे अपराधी हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, इन सब से आप कैसे डील करते हैं? इसको मैं दूसरी तरीके से कहना चाहूँगा जी ये अपराधी जब मजबूत हो जाता है जी तो उस क्षेत्र में जो राजनीतिक व्यक्ति है जी वो उसका इस्तेमाल करने लगता है। जी अगर अपराधी इतना मजबूत है कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति को की इतनी मदद कर सकता है कि उसे एमएलए बनने में मदद कर दे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने में मदद कर दे, जी तो फिर जो उसकी तरफ झुकेगा उसी को ये एडवांटेज मिलेगा। हाँ जी ये परिस्थितियां पहले काफ़ी ज़्यादा थीं जी और जो भी लोग इन क्रिमिनल्स का एडवांटेज लेते थे वो विधानसभा या पार्लियामेंट तक पहुंच भी जाते थे। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ जी। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के सीनियर आईपीएस और एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश जी। आप बने रहें न्यूज़ 18 के साथ। धन्यवाद।